बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज एक केस था जस्टिस शुजात अली खान साहब जो सीनियर जज हैं। अगर सीनियर मोस्ट को चीफ़ जस्टिस लगाया जाता तो आलिया नीलम साहबा की जगह पे जस्टिस शुजात अली खान चीफ़ जस्टिस के हकदार थे अगर हम सीनियरिटी को देखते तो वो सीनियर जज हैं, इस वक्त भी सीनियर जज हैं। आप उनको सीनियर प्यूनी जज भी कह सकते हैं या जो भी आप सीनियर जज हैं। उनकी अदालत में था और एक कंपनी से एक मुलाजिम ने, नेस्ले कंपनी है, मुलाजिम ने केस जीता और केस जीतने के बाद उन्होंने अपील की और वो तकरीबन कई सालों से वो केस ज़ेर इल्तवा है और वो जो कंपनी है वो फ़ायदा ले रही है और वो केस अदालत में अर्जन करवा देती है। कोई ना कोई बहाना किया जाता है, कोई ना कोई बात की जाती है। ये नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड वर्सेस आसिफ जावेद एंड अदर्स, ये उस मुकदमा का नंबर है। नेस्ले पाकिस्तान जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनी है वो इसमें दरख्वास्त गुजार है। अब शुजात अली खान साहब की अदालत में आज ऐसा क्या हुआ और फिर वो जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अदालत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए उसने ख़ुदसोज़ी की कोशिश की और फिर उसने बाद में बयान भी आया जिसमें अदालत के ऊपर इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो कंपनी के साथ निज़ाम जो है वो मिला हुआ है जिसकी वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। खैर उनको ले गए, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन भी ले लिया, कार्रवाई भी की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा मलिक शहजाद साहब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उनसे मुतल्लिक जो बड़ी पेशरफ सामने आई है उनके ख़िलाफ़, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा था चूँकि उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जा रहा था। जस्टिस मलिक शहजाद साहब के हवाले से बयानिया बनाया जा रहा था और मलिक शहजाद साहब इस तमाम मामले के ऊपर खामोश थे। उन्होंने कहा कि जो कानून की मंशा है मैं उसके मुताबिक आगे बढ़ूँगा। उनकी बेटी का केस था, आज वो बरी हो गई हैं, जो फ़ैसला महफूज किया गया था उसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं जुनैद अकबर ख़ान, उन्होंने आज मज़ीद जो अहकामात जारी किए हैं और जिस तरीके से पूरा निज़ाम वो एक्सपोज़ कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनैद अकबर ख़ान वज़ारत ख़जाना हुकाम पर बरहम हो गए। चेयरमैन जुनैद अकबर ख़ान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें सरमायाकारी बोर्ड और वज़ारत तवानाई के ऑडिट पैराज का जायज़ा लिया गया। इस इजलास के दौरान चेयरमैन PAC ने खातून अफसर की सरजनिश करते हुए कहा कि आप यहाँ चाय पीने आई थी, आपको पता था कि ये ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी। जुनैद अकबर का कहना था कि मुझे मजबूर ना करे कि मीटिंग से मैं किसी को निकाल लूँ, जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बग़ैर कंपटीशन हासिल की गई जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PMU-on-C जो है उस इंतज़ामिया ने अखराजात किए। जुनैद अकबर ने इस्तफसार किया कि फ़ाइनेंस पेपरा रूल्स मुअत्तल कर सकता है। 3-4 साल आपने क्या किया। वज़ारत ख़जाना हुकाम ने कहा कि यह मामला हमें रेफ़र किया जाए। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुताबिक 21 फरवरी को वज़ारत ख़जाना को ऑडिट पैरा लिखा गया जिस पर वज़ारत ख़जाना के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा हमें इस किस्म का कोई ख़त नहीं मिला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 15 दिनों में ज़िम्मेदारान का तयन करके कमेटी को रिपोर्ट करने की हदायत कर दी। इजलास में रुकन कमेटी खालिद मक्सी बलोचिस्तान की सूरत हाल पर फट पड़े। खालिद मक्सी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अब ये है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता और उन्होंने कहा कि जी अब तो सरेआम वहाँ पर जो इंतहा पसंद हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। ये भी आज बात की गई, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो जिस तरीके से मुख्तलिफ जो बिजली की कंपनियां हैं और अरबों रुपए के घपले हैं, इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। खैर जुनैद अकबर की जानिब से इन तमाम मामलात को देखा जा रहा है और वो इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी शानज़े मलिक, उनके ख़िलाफ़ एक एलिगेशन था और मुबैना तौर पर उन पर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने गाड़ी ड्राइव करते हुए जो है वो किसी की जान ले ली, किसी शहरी की। अब ये हकीकत है कि किसी की जान तो गई है, किसी ने तो उनकी जान ली है। अब वो भले एक्सीडेंट था, भले वो लापरवाही थी, जो भी था,
تو وہ ایکسیڈنٹ تھا، اور ہمارے ہاں چونکہ ایکسیڈنٹ کے جو مقدمات ہیں اس میں دیت کا جو قانون ہے وہ ہے، اور اگر آپ قتل خطا میں اگر آپ غلط طریقے سے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 10 سال اس میں قید بھی ہے اور ساتھ آپ کو دیت بھی دینی پڑتی ہے۔ تو اب کسی نے تو ان کا قتل کیا، یہ تو حقیقت ہے کہ قتل ہوا ہے، اور آپ اس کو قتل کہیں یا ایکسیڈنٹ کہیں لیکن ہوا ہے۔ اب اگلی بات یہ تھی کہ کیا وہ ملک شہزاد صاحب کی جو بیٹی ہیں وہی ڈرائیور تھیں یا کوئی اور تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ آگے بھی بڑھتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اتنا تگڑا سٹانس لیا اور جب ان کی جانب سے کارروائی کی گئی سرگودا کے جج کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا کہ کارروائی کی گئی راولپنڈی کے جج کے حوالے سے، پھر جب دہشت گردی عدالتوں کے جج نہیں تعینات کیے جا رہے تھے اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا گیا، تو کیا ان کے نالج میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں کہ جیسے ہی وہ اس پورے نظام کو للکاریں گے تو پھر اگر کوئی ان کے فیملی کے خلاف کیس پینڈنگ پڑا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے وہ تگڑے طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ یہ باتیں ڈیفینیٹلی ان کے نالج میں تھیں، وہ کرمنل لاء کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور ان کو عبور حاصل ہے۔ وہ یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے جب انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا تو وہ اس بات کا ثبوت ہے، اور پھر اس کیس کا خاموش رہنا اور اچانک اس وقت اس کیس کا منظر عام پر آنا جب کہ ملک شہزاد صاحب یہ تمام جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے تھے یا کارروائی کر رہے تھے یا ان تمام معاملات کو آگے تگڑے انداز میں بڑھا رہے تھے، تو یہ چیزیں ہیں جو اور پھر جو کیس کے میرٹس ہیں، جو اس میں فیکٹس ہیں، جو اس میں ڈیلے ہے، جو اس میں ایویڈنس ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کیس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ کوئی تگڑا کیس تھا۔ تگڑا کیس بھی نہیں تھا، اور ہاں یہ ہے کہ ان معصوم لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ سوال آج بھی برقرار ہے۔ چونکہ اگر ہم مدعی کی بات کریں تو ان کی بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، اگر انہوں نے پہلے دن سے ہی ملک شہزاد صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کو نامزد کیا تھا تو کوئی وہاں بھی معاملہ تھا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں سچ سامنے آنا چاہیے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سپریم کورٹ کے جج شہزاد ملک کی بیٹی شانزہ ملک کو ایکسیڈنٹ کیس میں بری کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے شانزہ ملک کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف لیک آف ایویڈنس کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی ثبوت پروسیکیوشن یا مدعی پیش نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اب مدعی تو کہتے ہیں کہ جی کوئی ویڈیو بھی ہے، لیکن جب تک وہ ویڈیو عدالت میں نہیں پیش ہوگی یا وہ ویڈیو ایسی کہ اس کا فرنزک نہیں ہوا، پروسیکیوشن نے نہیں کیا، تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر چونکہ ملک شہزاد صاحب تو آج تک اپنا جو ہے وہ ڈٹ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، تو پروسیکیوشن بھی اس وقت ان کی ہے، تو اگر تو ان کے حوالے سے اور ان کی بیٹی کے خلاف کیس بڑا مضبوط تھا تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آج عدالت نے ان کے جو ہے وہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر اور بریت کی درخواست کو منظور کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو خط عمران خان نے لکھے ہیں وہ صرف پہنچے نہیں ہیں بلکہ پڑھ بھی لیے گئے ہیں۔ کراچی میں مزار قائد کے باہر اسد کیسر کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے خط جہاں بھیجے تھے وہاں پہنچ بھی گئے ہیں اور پڑھ بھی لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خط لکھنا NRO مانگنا نہیں ہے، وہ اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ میں جیل سے باہر آنے والا آخری آدمی ہوں گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اقتدار کا لالچ نہیں ہے، فی الحال صرف ان جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں جو حکومت سے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا کراچی نے ہمیں 22 سیٹیں دیں جو چھین لی گئیں، ہم سندھ کے پانی کے مسئلہ پر عوام کے ساتھ ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، قائد کے نظریے کو آج بھول گئے ہیں۔ انہوں نے کہا قائد نے کہا تھا پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہوگا، ہم قائد اعظم کے نظریے کی سیاست کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر صورت آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنا ذمہ داریاں نبھائیں گے اور ہم کسی صورت بھی اس پورے معاملے کے اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں آج جو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ آصف نامی یہ شہری ہے، نیسلے کمپنی کا جو پرائیویٹ کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کے یہ ملازم تھے، اور اس میں خانے وال کے رہائشی آصف جاوید کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاعت علی خان کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ سائل کو اس پرائیویٹ کمپنی نے
2016 में मुलाजमत से बरतरफ किया था। 2019 में लेबर कोर्ट ने साहिल की बरतरफी का फैसला कलअदम करार देकर उसकी नौकरी बहाल करने का हुक्म दिया था। ताहम प्राइवेट कंपनी ने लेबर कोर्ट का फैसला नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में चैलेंज किया, तो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन ने प्राइवेट कंपनी की अपील खारिज कर दी। आसिफ जावेद 2020 से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। प्राइवेट कंपनी ने दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट में केस दायर किया था। अब फरवरी 2025 आ चुका है, आज तक लाहौर हाई कोर्ट से वो केस डिसाइड नहीं हुआ, और चूंकि वो लाहौर हाई कोर्ट से केस डिसाइड नहीं हुआ, इस वजह से आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज जो जस्टिस शुजात अली खान साहब का आज की डेट का ऑर्डर है, उसमें कहते हैं कि व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी एज टू वेदर द पिटिशनर हैज सबमिटेड डॉक्टर मज़र इलाही एडवोकेट हु ओरिजिनली फाइल्ड पिटिशन, के जी वकालतनामे की कोई बात हो रही थी कि क्या मज़र इलाही एडवोकेट ने वकालतनामा जमा करवाया या नहीं करवाया, तो दरख्वास्त गुजार के वकील एक और पेश हुए अत्तर अज़ीज़। उन्होंने कहा, अत्तर अज़ीज़ चौधरी, उन्होंने कहा जी मुझे टाइम दें, मैं पूछ लेता हूँ और पूछ के मैं बता दूँगा। अदालत कहती है कि उन्होंने टाइम मांगा, उनको टाइम अलाउ किया गया, इस वजह से 8 अप्रैल 2025 के लिए केस को अब दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं जी कि वकालतनामे का इशू है, नया वकालतनामा देना चाहते हैं। अदालत ने उनको अलाउ कर दिया। दरख्वास्त गुजार कौन? वो कंपनी, पिटिशनर वो थे, और ये रिस्पोंडेंट था आसिफ। तो अदालत ने 8/4/2025 के लिए रीलिस्ट कर दिया, यानी ईद के बाद की डेट। अब इस पे जो वो कमरा अदालत से जब बाहर निकले, तो कमरा अदालत से बाहर निकलने के बाद उनके पास पेट्रोल था, जो भी था उन्होंने अपने ऊपर वो डाला और ख़ुद को आग लगा दी, ख़ुद को आग लगाई। और वहाँ पर जो मीडिया के लोग मौजूद थे वो ये बताते हैं, जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, वो ये बताते हैं कि जी वो नारे लगा रहा था ख़िलाफ़ निज़ाम के और अदालत के, और उसने कहा जी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, और उसने कहा कि पूरा निज़ाम मिला हुआ है कंपनी के साथ, अदालत वगैरह, और इस बुनियाद पर उन्होंने अपने ख़ुद सोजी की कोशिश की। वहाँ पर वकला भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, सिक्योरिटी भी मौजूद थी हाई कोर्ट की। उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको जो है वो उनकी आग बुझाने के लिए जो है वो मदद की, और इतने में फिर रेस्क्यू 11122 उनको मकामी हॉस्पिटल में ले गई, करीबी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी मीडिया की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि किस तरीके से ये निज़ाम और अदालतें मिली हुई हैं, और उनको 5 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा। अब चूँकि पेट्रोल किस तरीके से, अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ख़तरनाक बात है कि अगर इहाता अदालत में वो पेट्रोल ले आया, तो वो तो फिर अदालतों के अंदर भी पेट्रोल उसके पास होगा, तो फिर सिक्योरिटी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? सिक्योरिटी कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? इस बुनियाद पर जो है वो हमारी जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने SP सिक्योरिटी को भी हटा दिया है, DSP को मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नाक़िस सिक्योरिटी पर सख्त नोटिस लिया, जिस पर IG पंजाब ने SP सिक्योरिटी खुरम शहजाद को हटाने और खालिद मलिक को मुअत्तल करने के हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब SP आदिल आमिर को SP सिक्योरिटी हाई कोर्ट तैनात कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी को भी वजाहत जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अब वो जो असल मसला था, क्योंकि ज़ेर इल्तवा है, फिर इतनी लंबी 5 साल से पहले ज़ेर इल्तवा है, और फिर 8 अप्रैल की तारीख़ है, और वो जो जिस दुख का वो बयान कर रहा है, नाइंसाफ़ी का या मुबैना तौर पर जो भी वो इल्ज़ाम लगा रहा है, उस पर तो कुछ ना हो सका। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस वालों को फारिग कर दिया और अहदेदारों को हटा दिया गया, और उनकी जगह पे अब नए आएंगे। साथ अपने एडिशनल रजिस्ट्रार से भी वजाहत मांग ली है सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।